ठीक है, ट्रंप इतना बड़बोला है कि ये खुद ही आकर कह देगा कि परमाणु हमले की चिंता थी, इसलिए मैंने आकर के ये सारा काम किया। परमाणु हमला शब्द यूज करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि ये आके बोलेगा। और साथियों, ये घटना बीते मेरे सेशन को बीते अभी 8 घंटे भी नहीं हुए, मैंने तो 1 महीने का टारगेट लिया था कि महीने भर में बोल देगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। ये आदमी आता है और हेडलाइन बन जाती है कि वी स्टॉप्ड ए न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। जो जानकारी हम दोपहर में साझा कर रहे थे, ट्रंप ने शाम 7:30 बजे आकर बोल दिया कि हमने न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट रोक दिया, अदरवाइज मिलियंस ऑफ पीपल्स की जान चली जाती। मैंने कहा था आपसे कि यह आदमी केवल क्रेडिट लेने की लड़ाई लड़ रहा था, किया धरा सारा भारत का था। भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह धूल चटाई थी। हम सब कुछ वैसे ही करते जा रहे थे जो हम चाहते थे। पाकिस्तान की तरफ से हम पर कॉल आया कि आप कृपया शांत हो जाइए, अदरवाइज दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अमेरिका का कॉल आया कि आप शांत हो जाइए। भारत पाकिस्तान की स्थितियां विकट होती जा रही थी, लेकिन इस बीच में यह आदमी आकर क्रेडिट खा गया। और हम Not bad. Now you. भारतवासियों को क्या लगा कि यार तुम कौन होते हो बीच में आकर के ये कहने वाले कि मैं तुम दोनों के बीच शांति करा रहा हूं। और भारतवासियों को ये बात रास भी नहीं आई। लेकिन ये आदमी, चूंकि इसको बोलने से कोई रोक तो सकता नहीं है, ये अभी भी ये बोलता हुआ पाया गया कि मैं दोनों देशों के साथ बढ़िया व्यापार करूंगा, भारत के साथ तो मैंने अभी ट्रेड डील कर ही ली है, आने वाले समय में और बढ़िया से करूंगा। ये बातें वही पुरानी वाली दोहराता रहा। खैर, ट्रंप की बातों में हमने अब सार निकाल लिया है। कर भारत रहा था, क्रेडिट खाने की लड़ाई ये लड़ रहा था। जो आदमी 2 दिन पहले तक ये कह रहा हो कि ये भारत पाकिस्तान का आपसी मसला है, अचानक वो एक्टिवेट कैसे हुआ, जेडी वैंस कैसे एक्टिवेट हुए, मार्को रूबियो कैसे एक्टिवेट हुए, अब ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्राणी ने खुद ही क्लियर कर दिया है कि परमाणु हमले तक बात पहुंच गई थी। और वो मैंने आपको दोपहर के सेशन में ही बता दी थी कि कहानी क्या थी। आप जाकर के इसका स्टेटमेंट सुन लीजिएगा और हमारा सेशन सुन लीजिएगा। ठीक है साहब, तो ये तो इसकी बातें खत्म हो गई। चलो साहब, 7:30 बजे प्रधानमंत्री से पहले ही ये व्यक्ति अपनी बातें बोलकर चला गया। हमारे जितने भी सेशंस हुए, उन सभी सेशंस में हमारी एक ही डिमांड रही, और वो ये थी कि इस बार आपने जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है, अब इस सिंदूर को तो आपने शुरू कर ही दिया है, अब आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी ले ही डालिए। क्या बोला तूने? हमने अपने सभी सेशंस में जितने भी भारतवासी मेरे साथ कनेक्टेड रहे, सबने एक स्वर में एक ही मांग उठाई कि हे सरकार, अगर आप सुन रहे हो हमें, तो पीओके पर आप अपनी प्रतिक्रिया दो। यही कारण है कि मैंने प्रधानमंत्री के बोलने से पहले ट्विटर पर पोल भी कराया था। उसमें भी आपसे यही पूछा था कि पीओके पर आपका क्या मत है। और प्रधानमंत्री जब अपने सेशन में आए तो फिर उन्होंने आकर पीओके पर बयान देना अपनी जरूरत समझा, क्योंकि आप सबने इस बात को इतना दूर तक पहुंचा दिया कि प्रधानमंत्री को पीओके पर बयान देना ही पड़ा। अब ये बयान से काम चल जाएगा क्या? आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि प्रधानमंत्री के बयान के मायने क्या हैं। मैं पहले ही बता देता हूं, प्रधानमंत्री ने जो आधा घंटे का राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, उसका सीधा सा सार यह था कि आतंकियों ने जो घटना हमारे देश में की, उसका हमने उन्हें जवाब दिया। नंबर 1, हमारे देश के अंदर खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अगर आप हमारे देश में खून बहाएंगे तो हम आपके देश को पानी नहीं देंगे, साफ है। नंबर 3, दुनिया ने हमारे स्वदेशी हथियारों की ताकत देख ली। इसका सीधा सा तर्क था कि ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के नाको चने चबवा दिए। दुनिया अब ब्रह्मोस खरीदने आ जाए, हमने बढ़िया डेमो दे दिया है। गजब बेइज्जती है। 4, हमने उनको क्लियर कर दिया कि भारत आतंक के खिलाफ आने वाली समय पर ऑपरेशन सिंदूर को ही अपनी फुल टाइम स्ट्रेटजी बनाएगा। अपनी फुल टाइम स्ट्रेटजी का मतलब है, अगर आप हम पर हमला करेंगे, मतलब हमारे अगर आतंकी घटना होगी, तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। और 5वां जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात कही, वो केवल इतनी थी कि भारत की स्थितियों में अब हमें कोई न्यूक्लियर धमकी ना दे। हम इन बातों से डरना बंद कर चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री की जो ये 5 महत्वपूर्ण बातें थी, ये इन्होंने अपने आधा घंटे के संबोधन में कही। समस्त भारतीय एक सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए इस सत्र में एकत्रित हुए थे, और वो ये था कि प्रधानमंत्री पीओके पर आप क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि आज से पहले आपके राष्ट्र के नाम संबोधन में हमने बहुत कुछ पाया है, और ये देश नोटबंदी को आपके बयानों से याद रखता है। तो क्या पीओके पर कोई बयान देंगे? क्या प्रधानमंत्री ने कोई बयान दिया? प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि अब पाकिस्तान पर बात केवल और केवल कश्मीर, पीओके पर और आतंक पर होगी। आपसे चर्चा इस बात पर होगी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का क्या होगा। हम आपसे केवल इन विषयों पर ही चर्चा करेंगे और कोई आपसे बातचीत नहीं होगी। इसका मतलब भारत ने अपने एजेंडे में अब पीओके को डाल दिया है, इसी विषय को लेकर बात होगी। लेकिन यह सवाल कहीं ना कहीं यही खड़ा रह गया कि इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर में पीओके को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होनी है। क्या हम यह बात मान लें? तो आंसर है जी हां,
ऑपरेशन सिंदूर में जिसको सीज फायर तक पहुंचा दिया गया है, इसमें पीओके को लेकर कोई बयान नहीं। प्रधानमंत्री का बयान शुरू हुआ पहलगाम में हुई आतंकी घटना और हमारी भारतीय माता बहनों के सिंदूर के उजड़ने से। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि आतंकियों ने जो दुस्साहस किया उनको उनके घर में जाकर हमने पनिश किया। यही कारण था कि ऑपरेशन सिंदूर हमने नाम रखा। हमने बेहतरीन और उन्नत किस्म के हथियारों का उपयोग करते हुए पाकिस्तान को यह सबक सिखाया कि भारत में अगर इंटरफेयर आप करोगे तो उसके क्या परिणाम होंगे। भारत की तरफ से तमाम वो बातें प्रधानमंत्री की तरफ से बताई गई और प्रधानमंत्री का आना भी जरूरी इसलिए हुआ क्योंकि उस तरफ से लगातार राष्ट्र के नाम पर संबोधन शहबाज शरीफ किए जा रहा था। ऐसे में शहबाज शरीफ के बयानों से प्रधानमंत्री को लगा कि हमें भी आना चाहिए क्योंकि ये फेक लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं और साथ ही साथ इस तरह की बयानबाजी है वो सब हटके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने अपनी सारी बातें यहां पर रखी। राष्ट्र के नाम संबोधन में अपनी सारी बातें ब्रीफ से शुरू करते हुए कहां से शुरू हुए, कहां तक पहुंचे, क्या हमने किया, और साथ में प्रधानमंत्री ने यह भी बात उठाई कि अब दुनिया को यह पता चल गया है कि किस तरह से यूएन के डेजिग्नेटेड जो आतंकवादी हैं वो यहां की सरकारों के साथ, यहां के सैन्य अधिकारियों के साथ मिलजुल कर रहते हैं और उन्हें तिरंगा नशीन होता है। इनका जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है वो इनको नशीन होता है। ऐसे में पाकिस्तान का राग जो है वो सबके सामने एक्सपोज हो चुका है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बात तो सही है। खैर, हमारे प्रधानमंत्री ने जो भी बातें कही उन बातों को तो आपने अब तक सुन ही लिया होगा। अब मैं उससे आगे के विश्लेषण पे हूं और विश्लेषण इस बात का कि क्या भारत पीओके लेने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली सबने इनको बधाई दे दी। सवाल वही खड़ा रहा, पीओके का क्या हुआ और पीओके इस बार क्यों नहीं, क्या हमें निराश होने की जरूरत है। तो साथियों, भारत ने जैसा स्पष्ट कहा कि अब पाकिस्तान से बात केवल पीओके के बारे में होगी, तो क्या हम ये मान लें कि पीओके के लिए बात होगी लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में तो नहीं होगी। चलिए हम एक बार के लिए ये बात मान ही लेते हैं। इसके पीछे का थोड़ा सा तर्क जान लीजिए और उस तर्क में फिर से मैं एक बार इंदिरा गांधी जी को आपके सामने लेकर आऊंगा। साथियों, वर्ष 1971 की बात है। 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में, इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और आज से इसे रिलेट करिएगा, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट मचा हुआ था। कॉन्फ्लिक्ट ऐसा कि पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के जो मुसलमान थे, इन्हें पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमान इज्जत नहीं दिया करते थे। कहते थे कि तुम बंगाली मुसलमान हो, तुम असली नहीं हो, तुम कन्वर्टेड हो, असली तो हम बाबर और इनके तो सब हम ही हैं, गजनवी की औलादे तो हम ही हैं, तुम तो केवल बदल गए हो। इस तरह से इनको दोयम दर्जे का मुसलमान मानकर ट्रीट किया जाता था। इतना बुरा ट्रीटमेंट होता था कि पूर्वी पाकिस्तान से अगर कोई चुनाव भी जीता था तो उसे संसद में प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था। सेना के प्रमुख पदों पर पश्चिमी पाकिस्तान का ही हक हुआ करता था। संसद के अंदर बटी हुई सीटों में पूर्वी पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व लगभग इस तरह से था कि जीतने के बाद भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के फादर थे, उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में जन चेतना फैलाई और कहा कि अगर हम मेजॉरिटी सीट जीत जाएंगे तो पूरे पाकिस्तान की संसद पर हमारी सरकार बनेगी और हम मेजॉरिटी से शासन करेंगे। हुआ भी यही। शेख मुजीबुर रहमान ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को एक किया और अपनी पार्टी को चुनाव जिता दिया। आवामी लीग चुनाव जीतती है और पूर्वी पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान में बनने वाली होती है। लेकिन सेना, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों से बनी हुई थी, वो इस बात पर नाराज हो जाती है और वो दमन शुरू कर देती है पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का, जो सरकार चलाना चाहते थे कंप्लीट पाकिस्तान की। लेकिन इस बात से सेना खफा हो जाती है और पूर्वी पाकिस्तान के जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, उनका दमन शुरू हो जाता है। दमन इस तरह से कि सेना हर राजनीतिक कार्यकर्ता को देखते ही या तो मार देती या उनके साथ अत्याचार करती। महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चों के साथ अत्याचार, पुरुषों को देखते गोली मार देना, लाखों की संख्या में नृशंस हत्याएं बात तो सही है। होने लगी क्योंकि सेना की असली पावर पश्चिमी पाकिस्तान के पास थी। पूर्वी पाकिस्तान से परेशान होते हुए लोग, जिन्हें आप बांग्लादेश कहते हैं, वो बड़ी संख्या में भारत में एंट्री करने लगे। भारत इस बात से व्यथित था। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी इस बात से परेशान हुई कि इस तरह अगर चलता रहा तो बड़ी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान से लोग भारत में एंट्री कर जाएंगे और उनकी परेशानी फिर हमारे देश के लोगों की परेशानी बन जाएगी। पहले ही धर्म के नाम पर ये लोग विभाजन करा के अपने लिए अलग देश मांग लिए, अब ये लोग हमारे देश में फिर और घुस जाएंगे और हिंदू जहां रहते हैं उन क्षेत्रों पर ये कब्जा करने लगेंगे। इनके लिए यहां जगह नहीं है, इन्हें वापस भेजा जाना चाहिए और ऐसे में वहां शांति होना जरूरी है। इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया भर के नेताओं से संपर्क साधा कि देखो ये दोनों हिस्सों में जो लड़ाई चल रही है, कृपया करके इसे रोको, क्योंकि ये दोनों हमारे लिए अब अच्छी बात नहीं है। दुनिया के देशों ने हमसे कहा कि ये उनका इंटरनल मैटर है, तुम्हारे पास रिफ्यूजी आ रहे हैं तो तुम रोक लो, तुम अपनी तरफ से कोई एक्शन ले लो। भारत ने लाख दुनिया को समझाने की कोशिशें की। भारत ने कहा कि देखो, कुल मिलाकर के उनका आरोप हम पर है कि हम मुक्ति वाहिनी, जो पूर्वी पाकिस्तान की सेना है, उसको हम मोटिवेट कर रहे हैं, बांग्लादेशियों को हम मोटिवेट कर रहे हैं। पश्चिमी पाकिस्तान हमें दुश्मन मानता है और वो ये कहता है कि तुमने बांग्लादेशियों को भड़का रखा है, पूर्वी पाकिस्तानियों को भड़का रखा है। इस चक्कर में वो लोग नया देश चाहते हैं, इस चक्कर में वो शासन चलाना चाहते हैं और उन्होंने हमसे दुश्मनी बना ली है।
लेकिन हमारी किसी ने एक ना सुनी। खैर, समय बीतता गया। इंदिरा गांधी जी ने इसी बीच में सैम मानेकशॉ को बुलाया। सैम मानेकशॉ को बुलाया गया, ये वो तस्वीर है और इस तस्वीर के बहुत मायने हैं साथियों। एक अभी सैम बहादुर करके फिल्म आई है, विक्की कौशल उसके अंदर अभिनय कर रहे हैं। आप उस फिल्म को देखेंगे और ये दृश्य आपको स्वतः ही समझ में आएगा कि इस दृश्य की क्या ग्रेविटी थी। सैम मानेकशॉ इंदिरा गांधी जी के सामने बैठे हैं और सामने बैठ करके इंदिरा गांधी जी उनसे कहती हैं कि सैम, हमें बांग्लादेश को आजाद कराना चाहिए या पूर्वी पाकिस्तान को तोड़ देना चाहिए, हमें पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए। सैम मानेकशॉ तुरंत मना कर देते हैं। आज की कहानी इसी इंसिडेंट से जुड़ी हुई है। मजा नहीं आ रहा है। जब इंदिरा गांधी जी कहती हैं कि सैम, हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ना चाहिए, मानेकशॉ मना कर देते हैं कि नहीं मैडम प्राइम मिनिस्टर। इस बात को सुनते ही इंदिरा गांधी जी एकदम परेशान हो गई कि सेना हमारे बात का, आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही है। ये न्यूज बनती है कि सैम मानेकशॉ, द जनरल हु टोल्ड इंदिरा व्हेन इंडियन आर्मी वाज़न्ट रेडी फॉर वॉर, बोले मैडम अभी मेरी सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं है। ये बात सुनते ही एक पल के लिए आपको लगेगा कि सैम मानेकशॉ क्या कमजोर थे, क्या वो डर गए थे? जवाब है जी नहीं। उन्होंने कहा, मैडम प्राइम मिनिस्टर, आपने अभी ये बात बोली है, मेरी सेना को पूरे देश से मूव होने के लिए, मुझे बांग्लादेश के बॉर्डर तक ले जाने के लिए, बारिश का जो मानसून का काल है इसे काटने के लिए समय चाहिए, क्योंकि इस समय पर पश्चिम बंगाल के बाद जो पूर्वी पाकिस्तान वाला हिस्सा है वहां पर इस तरह पानी भर जाता है कि मैं मेरी सेना को वहां नहीं पहुंचा पाऊंगा। मुझे अगर युद्ध लड़ना है तो मुझे युद्ध जीतने के लिए लड़ना है, केवल वॉर के लिए नहीं लड़ना है। यह बात बहुत फेमस लाइनों में से एक है कि जब अप्रैल 1971 में सैम मानेकशॉ ने मना कर दिया कि नहीं, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और इसके पीछे उन्होंने कहा कि दैट हिज जॉब वाज टू फाइट टू विन। He asked few month time, उसने समय मांगा इंदिरा गांधी जी से कि मुझे युद्ध करने के लिए समय चाहिए। आप कहेंगे क्या बकवास बातें कर रहे हैं? समझदार लोग इन सब बातों का मीनिंग समझ गए होंगे जो मैं अब आपके साथ करने जा रहा हूं। क्या बातें करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा साथियों। जैसा आप सभी ने देखा कि पहलगाम के अंदर जो मसला हुआ, पहलगाम में आतंकी हमला होता है और भारत सरकार 15 दिन तक हमले का बदला नहीं लेती है। हमारे देश के अंदर अपोजिशन के द्वारा, तमाम प्रकार के मीडिया हाउसेस के द्वारा, छोटे मोटे यूट्यूबर्स के द्वारा सरकार से सवाल पूछने लगे जाते हैं कि पहलगाम के मसले पर अब तक रिप्लाई क्यों नहीं किए। पुलवामा में तो बोले थे, एयर स्ट्राइक किए थे, वो चुनाव थे इसलिए तुम लोगों ने सब कर दिया, पहलगाम पर जवाब क्यों नहीं दिया? इसका मतलब यह था कि भारत सरकार को पहलगाम का जवाब देना ही था और उसके लिए समय नहीं लेना था। जितना लेट हो रहे थे, सरकार की साख पर प्रश्न खड़े हो रहे थे। इसी वजह से भारत सरकार के प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्री बयान के माध्यम से लोगों को आश्वस्त कर रहे थे और पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार हो रहा था कि भारत बदला लेगा, भारत उस पर कार्रवाई करेगा। तो पॉइंट नंबर 1 कि हम पर यह घटना थोपी गई थी। पहलगाम के तुरंत बाद हमें रिप्लाई करने का समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। आतंकी हमले के बाद हमें जवाब देना ही था। सरकार पर इतना प्रेशर भारत की जनता ने क्रिएट कर दिया था कि इनका बदला लो। लेकिन जब जनता ने प्रेशर क्रिएट किया, उस समय पीओके का प्रेशर क्रिएट नहीं किया जा रहा था, बस क्रिएट यह किया जा रहा था कि इन्हें दंड दो, पाकिस्तानियों को सबक सिखाओ कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि भारत में पहले ही 2 बार हुए आतंकी हमलों में हमने सर्जिकल स्ट्राइक से उन्हें पनिशमेंट दिया था, तो भारतवासी यह मान रहे थे कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ बड़ा होगा, लेकिन पीओके हमारी कैलकुलेशन में भी नहीं था। ऐसे में भारत सरकार भी अपनी प्रिपरेशन बढ़िया से कर रही थी और सरकार भी यह मान गई थी कि इस बार एयर स्ट्राइक से ज्यादा करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम छोटा मोटा किए तो हमारे देश के अंदर कई ऐसे राजनेता बहादुर हैं जो चुनावों में ही दिखते हैं और चुनाव हारने के बाद दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो प्रमाण मांगते हुए दिख जाएंगे कि युद्ध का प्रमाण दो कि आप मारे थे। अभी भी कई बहादुर निकलेंगे जो ये कहेंगे कि 100 आतंकी मारे, बताओ कहां हैं। कल हुआ ऐसे, जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तब उनसे पूछा गया कि कितने आतंकी मारे, तब हमारी वायुसेना की तरफ से बहुत ही शानदार जवाब आया, हम मारने का काम करते हैं, हम बैग नहीं काउंट करते हैं। बिल्कुल वही बात हमारे राजनेताओं पर लागू होती है। वो थोड़े दिनों में पूछेंगे कितने आतंकी मारे बताइए, तो हम एयरफोर्स से मार के गिनने थोड़ी बैठेंगे, बताओ लाशें कितनी गिरी, हमारा काम वो नहीं है। लेकिन इस बार सरकार ने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ करने जा रहे हैं तो डिसिसिव करेंगे, अंदर घुस के मारेंगे। अक्सर पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक होती है, इस बार जाकर के हम लोग घुसेंगे पाकिस्तान में, बॉर्डर क्रॉस करेंगे, 100 किलोमीटर अंदर तक आतंकियों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त करेंगे। हमने किया, हमने बढ़िया अच्छे से किया और हमने साफ कर दिया कि आतंकियों को हमने पनिशमेंट दे दिया है। यही हमारी पुरानी नीति रही है और हम करते आए हैं। अच्छा साहब, लेकिन इस बार एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। क्यों बढ़ गई?
क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे राजनेताओं से भी एक गलती हुई। गलती क्या हुई? उन्होंने वॉर का जिंगोइज्म कर दिया, लोगों में सेलिब्रेशन इस हद तक बढ़ा दिया कि हम लोग इस उत्साह से लबरेज हो गए कि जब इनको 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मार सकते हैं तो फिर पीओ के कौन से खेत की मूली है, अभी उखाड़ लाइए। अब यहां पर दो बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी होंगी। पहली बात तो यह कि यह 15 दिन की प्लानिंग में की गई घटना थी। भारत ने पहलगाम का बदला बहावलपुर में लिया, 15 दिन के अंदर लिया। यह 15 दिन के अंदर पीओके की प्लानिंग नहीं हो सकती थी। यह बात आपको सैम मानेकशॉ का उदाहरण देके मैंने इसीलिए समझाई, जब वो जनरल जिसने मना कर दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मेरी सेना तैयार नहीं है। अब आप कहेंगे क्या हमारी सेना तैयार नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, दोनों तरफ के टेरेन बहुत अलग हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को जाने के लिए आपको अपनी सेना को मूव करा के उधर भेजना होगा। उसे आप फाइटर जेट से या ब्रह्मोस से प्राप्त नहीं कर सकते। आपको उसके लिए अपनी सेना को, पैदल सैनिकों को क्रॉस कराना होगा। और हमारी पैदल सेना को हमारे देश के अंदर जितने भी आर्मी कमांड्स हैं, आर्मी हेडक्वार्टर्स हैं, उनसे मूव करा करके उत्तरी बॉर्डर तक ले जाना होगा, पश्चिमी बॉर्डर तक ले जाना होगा। इसमें समय लगता है, यह 15 दिन का काम नहीं है। आपको यह सारा मूवमेंट करके पीओके तक पहुंचाना था। दिक्कत कहां हुई? सरकार ने हम पर इतनी अपेक्षाएं लाद दी। हम सब इस अपेक्षा में हो गए कि आप जब अंदर घुस के मार सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो, आप में से कुछ मेरे मित्र और मेरे ऑडियंस साथी ऐसे होंगे जिन्होंने पुराने युद्ध भी देखे होंगे, चाहे कारगिल देखा हो या ऑपरेशन पराक्रम देखा हो या उससे पहले के वॉर देखे हो। हमारे सैनिक जब जाया करते थे तो रास्ते जाम हो जाया करते थे। हमारे सैनिकों के जाने पर जश्न मना करता था, ट्रकों का मूवमेंट हुआ करता था, रेलगाड़ियों का मूवमेंट होता था, ट्रेनों पर लदे हुए हमारे वेपन्स दिखाई पड़ते थे, बड़ी संख्या में मूवमेंट होता था। और वो मूवमेंट अपने आप में किसी त्योहार से कम नहीं होता था। लेकिन इस बार ऐसा कोई मूवमेंट नहीं था क्योंकि समय 15 दिन था। हम इस मूवमेंट से पाकिस्तान को यह नहीं बताना चाहते थे कि हमारी आफ्टर ऑल मंशा क्या है। हम नेवी को खड़ा किए कराची में, हम सिंधु का पानी रोके और हमारे एयरफोर्स को और S-400 को तैयार किए कि रिटेलिएशन को काउंटर करेंगे। सब लोग तैयार हो जाओ, लेकिन सेना का मूवमेंट कहीं नहीं करवाए। सेना का मूवमेंट हुआ तो बहुत ही लिटिल स्केल पर हुआ। जो इधर उधर थे उनको बस एडजस्ट किया गया, कहा गया कि बस आपकी छुट्टियां रद्द हैं, जो अपने अपने फील्ड पर हैं वापस लौट आए। बस इतना ही मूवमेंट हुआ। इसका मतलब यह था कि हमारी सेना पीओके के लिए इन 15 दिनों में तैयार नहीं थी। और इस बात को बिल्कुल भी अपने अंदर राष्ट्र भावना को कम होते मत देखिए। हर चीज का एक समय होता है। भारत की जनता क्या चाहती है, इस देश की सरकार ने आप लोगों के द्वारा दिए संदेश से अच्छे से समझ लिया है। उन्हें यह समझ में आ गया है कि अब पीओके से नीचे कुछ बर्दाश्त नहीं है। रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, आने वाले समय में अगर आतंकी हमला होता है तो भारत सरकार आगे से ऑपरेशन सिंदूर जब करने जाएगी तो भारत की जनता ऑपरेशन सिंदूर से खुश नहीं होगी। उनका स्टेटमेंट अब सरकारों तक जा चुका है कि सर, आतंकियों के सर कलम करने से नहीं, इनके सर को उखाड़ फेंकने से काम चलेगा, इस पूरे देश को बर्बाद करने से काम चलेगा। आपने जो संदेश भेजा ना, वो इतना स्ट्रेट था कि प्रधानमंत्री को आज अपने बयान में उसे शामिल करना पड़ा। मेरे प्यारे साथियों, आप सबके बयान को मैंने यहां पर रिलेट ही इसलिए किया कि सैम मानेकशॉ ने कहा कि मेरी सेना को तैयार होने के लिए समय चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही हमारी थल सेना को पीओके तक पहुंचने के लिए, मूवमेंट के लिए एक समय चाहिएगा। अगर 15 दिन ही हमको रिएक्शन टाइम लेना था, 15 दिन के अंदर हम इस पूरे कारनामे को नहीं कर सकते थे। फिर चाहे आप जिस तरह से इस बात को समझें, चाहे आप यह समझें कि सर आप हमारी सेना को कमजोर मानते हैं, आपको लिटरली और रियल सेंस में यह लेना होगा कि हमें मास मूवमेंट हमारी सैनिकों का करना था, जैसे 370 हटाते समय हमने सैनिकों को शिफ्ट किया था। जैसे देश में जितने भी बड़े डिसीजंस हुए, हम अपने सैनिकों का मूवमेंट कराते हैं, पीओके के नाम पर भी ऐसा ही भविष्य में कराया जाएगा। यह प्रधानमंत्री के बयानों से आप स्पष्ट मान सकते हैं। इसका मतलब जैसे बांग्लादेश को हमने टुकड़ों में तोड़ा, एक प्रधानमंत्री ने सोचा और यह कारनामा कर दिखाया। आज हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री को आप सबका संदेश साफ चला गया है कि सर, आतंकियों से बदला लिया, समझ में आया, आपने परमाणु ठिकानों को तबाह किया, समझ में आया, लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। हमें चाहिए कि आप इनका पीओके लेकर खेल को खत्म करें और ऐसी ही वापस से याद क्रिएट करें कि आने वाला समय इस बात को दोहराए कि भारत की सेना से पंगे लेना किसी खराब सपने से ज्यादा बुरा हो सकता है। मतलब ये सबको याद दिलाया जाए। तो कुल मिलाकर के भारत ने आज जो स्टैंडर्ड सेट किया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, आप उसे यह समझ सकते हैं कि भारत ने आतंकियों को पनिशमेंट देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित कर दिया, पीओके अगली बार होगा, यह बात भी आप लोगों को बोल दी गई। तो सर, क्या हम अब निराश होकर के बैठ जाएं? तो अब यहां से आगे मेरा अपने प्यारे साथियों के नाम संदेश, अब आप उसे गहराई से समझें, क्योंकि प्रधानमंत्री को जो संदेश देना था वो उन्होंने दे दिया। अब इस संदेश को आप सब भी प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि दोनों देशों की तरफ से जो प्राप्त सूचनाएं थी, वो सूचनाएं तो ये थी कि दोनों ने बात कर ली है, आगे युद्ध नहीं लड़ेंगे, लेकिन इस बीच में कहीं कहीं कुछ बॉर्डर एरियाज पर ड्रोन उड़ते देखे जा रहे हैं, वो सब अगली बातें हैं।
मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने इस पूरी घटना में अगर कुछ भी ऑब्जर्व किया हो तो वो ऑब्जर्व करने वाले पॉइंट मेरे नजरिए से प्राप्त करिए। पहला पॉइंट, हमारे समस्त भारतवासियों को यह एहसास होना चाहिए कि भारत को आर्थिक ताकत बनने की जरूरत है। भारत को आवश्यकता है कि हमें अगर कोई भी आंख दिखाए तो हम उसकी आंखें निकाल लाएं। हमें आवश्यकता है कि ना कभी अमेरिका, ना कभी चाइना, ना कभी रशिया हमारे साथ मोलभाव कर पाए।